प्रायोजक हैं गोल्डी मसाले। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। और आज का हमारा मुद्दा है भारत बंद कितना सफल। किसानों के द्वारा किया गया भारत बंद जिस तरह की ऐतिहासिक सफलता हुई है, जी हाँ, किसानों के आंदोलन का आज 13वां दिन था और किसानों ने आज भारत बंद का आह्वान किया था। तमाम जगह पर, कई जगह ये आंदोलन सफल रहा तो कुछ जगह पर सामान्य रहा और इसकी ज़्यादा धमक वहाँ पर दिखाई नहीं दी। लेकिन कुल मिलाकर के मामला है कि अब आगे क्या होगा। और बड़ी बात यह है कि अभी 14 किसान नेताओं के साथ में राकेश टिकैत हैं उसके सर्वे सर्वा, उनको लेकर के 14 किसान नेताओं के साथ में अमित शाह की बैठक चल रही है। और कल मोदी की कैबिनेट बैठक है जिसमें खबर निकल कर ये आ रही कि किसानों की जो मांग है उनकी कुछ मांगों पर मुहर लग सकती है। और उसके अलावा एक बार फिर से कृषि मंत्री के साथ में दूसरे मंत्रियों के साथ में किसानों की बैठक है। अब सवाल ये उठता है कि बंद हो गया, आंदोलन हो गया, 13 दिन हो गया, कोई रास्ता नहीं निकला है, तो कल क्या कोई रास्ता निकलेगा? ये सबसे बड़ी बात है, सबसे अहम बात है। और इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल जुड़ा हुआ है, हम उनसे आपका परिचय कराएंगे। लेकिन उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखा देते हैं। ये रिपोर्ट देखिए, उसके बाद इस पर चर्चा करेंगे। नए कृषि कानूनों को लेकर पूरे देश में रार मची है। किसान आंदोलित है, विपक्ष से हवा दे रहा है तो सरकार इन कानूनों को मील का पत्थर बता रही है। राजनेताओं की तरह विशेषज्ञ भी इसे लेकर दो फाड़ है। इस कानून को पक्ष और विपक्ष अपने अपने चश्मे से देख रहा है। तो इसी बीच किसानों ने भारत बंद बुलाकर आंदोलन को नई धार देने की पुरजोर कोशिश की। कृषि कानून के विरोध में मंगलवार को किसानों ने भारत बंद बुलाया था। किसानों के भारत बंद का देश के विभिन्न हिस्सों में अलग अलग असर पड़ा। सुबह 11 बजे से शाम 3 बजे तक चक्का जाम का दिल्ली एनसीआर में असर दिखा। दिल्ली एनसीआर में यातायात कुछ हद तक प्रभावित हुआ। कुछ ऑटो और टैक्सी संघों ने भी बंद में भाग लिया और सड़कों पर वाहनों को नहीं उतारने का फैसला किया। वहीं कुछ ने हड़ताल से दूरी बनाई। जबकि सीएम केजरीवाल की नजरबंदी के आरोप के बाद आपने आईटीओ पर दिल्ली पुलिस के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। बात अगर यूपी की करें तो गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों ने गाजियाबाद मेरठ एक्सप्रेसवे पर धरना दिया, जिसके चलते हाईवे पर चल रही गाड़ियों को वापस लौटना पड़ा। हालांकि इस दौरान एम्बुलेंस को किसानों ने नहीं रोका। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत भी बॉर्डर पर मौजूद रहे। भारत बंद के दौरान सपा कार्यकर्ता भी सड़कों पर दिखाई पड़े। प्रदेश के कई जिलों में सपा कार्यकर्ताओं ने जमकर प्रदर्शन किया तो कांग्रेस ने भी अलग अलग जिलों में अपनी ताकत दिखाई। बस्ती में भारत बंद आंदोलन के समर्थन में गांधीनगर पक्के बाजार में जुलूस निकालकर दुकान बंद कराने निकले सपाइयों पर पुलिस ने जमकर लाठी बरसाई। तो लखनऊ में विक्रमादित्य मार्ग पर सपा कार्यालय के पास बैरिकेडिंग लगा दी। इसी के साथ ही विधानसभा मार्ग और हजरतगंज में अतिरिक्त बल तैनात रहा। अलीगढ़ में साप्ताहिक बंदी के दिन भारत बंद का बाजारों में कोई असर नहीं दिखा। मुस्लिम इलाकों के भी बाजार खुले रहे तो कानपुर में भी भारत बंद का मिला जुला असर दिखाई पड़ा। भारत बंद के बीच दूसरे राज्यों की बात करें तो ओडिशा और आंध्र प्रदेश में लेफ्ट पार्टियों के कार्यकर्ताओं ने ट्रेन रोकी तो हरियाणा और पंजाब में भी बंद का व्यापक असर दिखा। भारत बंद का गोवा में बहुत कम असर रहा। एमपी के ग्वालियर में केंद्रीय कृषि मंत्री के आवास पर विरोध प्रदर्शन हुआ। गुजरात में कांग्रेसी विधायक हिरासत में लिए गए। पश्चिम बंगाल में भारत बंद का असर ज्यादा दिखा। तमिलनाडु पुडुचेरी में द्रमुक और कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। त्रिपुरा में भारत बंद का कोई असर नहीं दिखा। मेघालय में बंद का असर कम रहा और जनजीवन सामान्य रहा। भारत बंद खत्म होने के किसानों ने सिंघू बॉर्डर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बंद को सफल बताते हुए कृषि कानूनों को खत्म करने की मांग करते हुए दिल्ली के रामलीला मैदान में जाने की सरकार से इजाजत मांगी। अब तो पूरा जन समर्थन आज का जो बंद है उसको सुपर बंद कहा जा रहा है और
कश्मीर से कन्याकुमारी तक का बंद है आज। सभी प्रदेशों में, छोटे बड़े सभी प्रदेशों में इसका अच्छा असर देखने को मिला है, जो खबरें आ रही हैं। तो इससे उनको समझ जाना चाहिए कि अब बात मानने के अलावा कोई चारा नहीं। और फिर हम दोहराते हैं कि हमारी जो मांगे हैं तीनों अध्यादेशों को वापस करवाने की, एमएसपी की गारंटी का कानून बनवाने की, इससे नीचे हमारा कोई फैसला नहीं होगा। छठे दौर की बातचीत से पहले भारत बंद से किसानों ने अपनी ताकत दिखाने की पूरी कोशिश की है। किसानों के भारत बंद का सरकार पर कितना असर पड़ा है, ये कल होने वाली विज्ञान भवन में बैठक में साफ होगा। डेस्क रिपोर्ट, के न्यूज इंडिया। जी हाँ, भारत बंद कितना सफल कितना असफल, इसी पर चर्चा करेंगे। और आंदोलन अभी भी चल रहा है। अब मशाल, एक और मशाल जुलूस निकाला जा रहा है। ये आप तस्वीरें देख सकते हैं, ये लाइव तस्वीरें हैं। आप देख सकते हैं कि कैसे भारत बंद के बाद रात में मशाल जुलूस निकाला जा रहा है। तो दूसरी ओर किसान नेता अमित शाह के साथ में बैठक कर रहे हैं। उम्मीद कर सकते हैं कि वहाँ से कुछ हल निकलेगा। और कल कैबिनेट की बैठक है, मोदी के नेतृत्व में कैबिनेट की बैठक है, क्या उसमें कुछ निकलेगा। और उसके बाद से फिर से एक बार किसानों की बैठक नरेंद्र तोमर और बाकी मंत्रियों के साथ में होगी। क्या कल कुछ हल निकलेगा, ये बड़ा दिलचस्प है, इसी पर चर्चा करेंगे। खास मेहमानों से हम आपका परिचय करा देते हैं। गौरव मिश्रा हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। बहुत स्वागत है गौरव मिश्रा जी आपका। चौधरी दिगंबर सिंह जुड़ चुके हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं भारतीय किसान यूनियन के युवा मोर्चा के, आपका भी बहुत स्वागत है। वंशराज दुबे हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, आपका स्वागत है। और हमारे साथ संजय द्विवेदी भी जुड़ चुके हैं, शिवसेना के वरिष्ठ प्रवक्ता हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। मोहित अहमद साहब जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व मंत्री रह चुके हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। सीधा रुख करेंगे दिगंबर जी का। दिगंबर जी बताइए, कहां तक पहुंची आपकी वार्तालाप और कैसा रहा आपका आंदोलन? किसानों ने कॉल की थी भारत बंद की, सब वर्गों का सहयोग किसान को मिला है। भारत देश के अंदर पहली बार ऐसा हुआ। आंदोलन पूरी तरह से सफल रहा, सब वर्गों का, सब लोगों का सहयोग है। बातचीत 7 बजे गृह मंत्री जी के साथ आदरणीय राकेश टिकैत जी के नेतृत्व में 13 प्रतिनिधिमंडल किसानों का गया हुआ है वार्ता के लिए। और हमको उम्मीद है कि वार्ता से ही हल निकलेगा समस्याओं का और सरकार किसानों की बात सुनेगी, ये आसाम जी, सरकार किसानों की बात सुनेगी, ये आसाम जी। चलिए गौरव मिश्रा जी, सुना आपने, दिगंबर जी कह रहे हैं, चौधरी दिगंबर सिंह जी कह रहे हैं आंदोलन पूरी तरीके से सफल रहा और ये आंदोलन चलता रहेगा, क्या कहेंगे आप? नहीं, देखिए, आंदोलन की सफलता और असफलता तो इस बात पर निर्भर करती है कि किस तरीके से इसका फैसला निकल करके आता है। लेकिन एक बात बहुत विश्वास के साथ हम कह सकते हैं कि किसानों के सभी उन मांगों को, जो शंकाएं रही हैं, उन शंकाओं पर सरकार ने बहुत गंभीरता से शुरू से ही प्रयास करना शुरू कर दिया था और वार्ता के लिए उनको आमंत्रित भी किया और उस पर लंबी 5 दौर की वार्ता भी चली। तो सरकार की मंशा बहुत स्पष्ट है, साफ है कि कहीं कोई कंफ्यूजन है तो उसको दूर किया जाए। परंतु आप देखिए 3-4 दौर की वार्ता के बाद किस तरीके से इस पूरे आंदोलन को विपक्ष ने, विशेष रूप से कांग्रेस ने और उधर दिल्ली में आम आदमी पार्टी के लोगों ने, वामपंथियों ने हाईजैक करने का प्रयास किया। तो कहीं ना कहीं जो मूल किसान है और मूल किसान जिस मांग को लेकर के सड़कों पर उतरा था, वो उनके राजनीतिक अस्तित्व की खोजने की जद्दोजहद में गुम होता नजर आया। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि हमारी सरकार एक गंभीर संवेदनशील सरकार है और किसानों की मांगों की शंकाओं को वो निवारण करेगी। और मुझे लगता है कि गृह मंत्री जी की वार्ता के बाद ये चीजें साफ और स्पष्ट हो जाएंगी। प्रदीप जी। नहीं मिश्रा जी, इस बात से हम आपकी, ठीक है मोहित अहमद साहब, नहीं आ रहे हो सर। पहले चौधरी जी हमारी डिबेट का नियम है, हम सबसे पहले सारे लोगों को चर्चा में शामिल करते हैं। आपसे अनुरोध करेंगे, आपको पूरा मौका देंगे, पहले बाकी लोगों को चर्चा में शामिल कर ले। मोहित अहमद साहब, आप लोगों ने इस आंदोलन को हाईजैक करने की कोशिश की, कह रहे हैं हमारे भारतीय जनता पार्टी के गौरव जी। भाजपा पार्टी या भाजपा की जो सरकार है वो तो शुरू से ही चाहती है कि हम आंदोलन में कमी निकालें, इस किसान की समस्याओं को न सुने, किसान की मांगों को न सुने, के लिए बहानेबाजी तरह तरह की करेंगे।
कभी वो कहेंगे कि ये खालिस्तानी है, कभी वो कहेंगे पाकिस्तान से संदेश आया है, कहीं कुछ कहेंगे। ये किसान का आंदोलन इतना शांतिप्रिय ढंग से, इतना ठीक ढंग से हुआ है, और उसने खुद कहा है कि कोई ये राजनीतिक आंदोलन नहीं है। राजनीतिक पार्टी जो सपोर्ट करना चाहे हमें सपोर्ट करें, मगर उसको राजनीतिक चश्मे से न देखा जाए। सब और राजनीतिक पार्टी जो जुड़ी है वो सिर्फ किसानों की हमदर्दी से के लिए जुड़ी है, वो नेक नियति से कि किसान जो इस देश का पेट भरने वाला तंत्र है, जो पेट अन्नदाता कहा जाता है, भगवान कहा जाता है, और 80% किसान गांव में बसता है, इस समझाते से जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं अगर सेंसिबल हैं तो वो ऐसे आंदोलन का समर्थन करेंगी। और विपक्ष ने भी समर्थन किया है, बहुत सी पार्टियों ने किया है, मगर इसको राजनीतिक कलर देने का काम भाजपा का है। वो राजनीतिक कलर देते रहे, फूट डालने का काम करेंगे ही। सत्ता में बैठे हैं, क्यों नहीं किसान की बात को मान लेते? भाई जो ये सौगात दे रहे हैं किसानों को, किसान इनसे मांग रहा है, ये किसान इनसे सौगात नहीं मांग रहा है, ये अपने हमदर्दी रखे रहे हैं। ऐसी हमदर्दी क्या कि आप कहें हमदर्दी कर रहे हैं और हम कह रहे हैं कि हम नहीं कि हमदर्दी लेंगे। ये हमदर्दी कौन सी है जो नुकसान पहुंचाने वाली हो, किसान को परेशान करने वाली हो, किसान के जीवन को अड़चन में डालने वाली हो? ऐसी हमदर्दी भाजपा क्यों कर रही है? ये अपनी हमदर्दी रखे रहे, वापस किसानों को क्यों नहीं है? भाजपा अपनी हमदर्दी अपने पास रखे। बिल्कुल ठीक है, बने रहिए हमारे साथ में। संजय द्विवेदी जी। आज ठीक है मोहित साहब, आ रहा हूँ, आपका समय समाप्त हो गया जी। किसान भाइयों ने, अन्नदाताओं ने आज भारत बंद का ऐलान किया था जी, जिसके समर्थन में एक मिनट संजय द्विवेदी जी, एक मिनट। मोहित अहमद साहब, आपका समय समाप्त हो गया है। अब हम दूसरे के पास जाएंगे, संजय द्विवेदी जी के पास जाएंगे। आपसे अनुरोध है कि आप शांत हो जाइए। मोहित अहमद साहब जी, संजय द्विवेदी जी। आज भारत बंद का हमारे किसान भाइयों ने ऐलान किया था, हम लोगों ने समर्थन में जल सत्याग्रह करके उनको समर्थन दिया। ये मांग की है कि जो काले कानून जो 3 लाए गए हैं भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार द्वारा, वो वापस लिए जाएं। मैं एक बात देख रहा हूँ टीवी पे और न्यूज़ों में देख रहा हूँ, इनके मंत्री और इनके जो विधायक हैं, जो मुख्यमंत्री हैं, वो बराबर विपक्ष को दोष दे रहे हैं। मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, जो भारतीय जनता पार्टी 2013 में माननीय मनमोहन सिंह जी को चूड़ियां भेज रही थी, और हमारे जो हमारे जो रक्षा मंत्री जी हैं वो धरना देते थे। मैं चित्र भी दिखाना चाहता हूं उनका, उस धरने का देखिए, चित्र उनका है ये जो धरना दे रहे हैं। तो ये चीजें सब आखिरकार क्या है? इसका मतलब आज विपक्ष में हम हैं, विपक्ष जो पार्टियां होती हैं, वो जो भी किसान भाई हमारे हैं, अन्नदाता हमारे हैं, उनकी मांगों के समर्थन में हम विपक्षी लोग खड़े हुए हैं। आज वो कह रहे हैं साहब विपक्षी जो, उनको नहीं खड़ा होना चाहिए था। ये बात किसी के समझ के परे है। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, पेट में दर्द इनके क्यों हो रहा है? आप इन 13 दिन से जो किसान जो हमारे लगे हुए हैं, जो किसान हमारे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उनकी मांगों को क्यों नहीं माना जा रहा है? आज अमित शाह जी बात कर रहे हैं, अभी 3 महीने पहले केंद्रीय मंत्री जितने भी थे वो सब यही बात कह रहे थे कि नहीं, कानून बिल्कुल सही बना है, इस कानून में कोई कमियां नहीं है। आज वो वार्ता करके कानून में जो कमियां उसको मानने को तैयार भी है। तो जब मानने को तैयार हैं तो उनको ही काला कानून वापस लेना चाहिए। अगर उन्होंने एमएसपी उसमें क्यों नहीं जोड़ी? ये क्या दिखाना चाहते हैं? ये देश को क्यों गुमराह करना चाहते हैं? अगर उनको चाहिए था कि नहीं, हम किसानों के हित में हैं, चलिए दूसरी पार्टियां जो भी जिनकी क्या सरकार रही, उन्होंने किसानों के हित में काम नहीं किया। आज आप 6 साल से सरकार में हैं, आपने कितना काम कर दिया? एक किसान भाई हमारे धरना दे रहे हैं, ये बड़ा दुखद है, अफसोसजनक है। इसका मैं इसकी भर्त्सना करता हूं, और मैं कहता हूं कि इन किसान भाइयों की जो मांग है, जो काला कानून लाया गया है, उसको तुरंत वापस लिया जाए। ठीक है द्विवेदी जी, आपकी बात हो गई। वंशराज दुबे जी। देखिए प्रदीप जी, आज जो देश के अन्नदाताओं ने पूरे देश से एक भारत बंद का जो आह्वान किया था, मैं आपके चैनल के माध्यम से उन तमाम किसान संगठनों को
और देश के अन्नदाताओं को सलाम करता हूं कि इतना सफल आह्वान, इतना जबरदस्त आपने जो आंदोलन किया भारत बंद होने का, वो बहुत ही सफल रहा और तमाम राजनीतिक दलों ने, तमाम संगठनों ने इसमें साथ दिया। लेकिन प्रदीप जी, दुख इस बात का है कि जो भारतीय जनता पार्टी किसान हितैषी बन रही है, किसानों के हितों के लिए कह रही है कि हम तुम्हारे हक के लिए, तुम्हारे अधिकार के लिए हम एक नया कानून लाना चाहते हैं, लेकिन समझ में नहीं आता कि कौन सा किसान संगठन, कौन सा किसान नेता भारतीय जनता पार्टी की सत्ताधीश सरकार के पास गया था कि आप बताइए मेरी ये समस्या, इस पे कोई नया कानून बना दीजिए। दूसरी तरफ आपने देखा कि आज पूरे देश में आज का दिन एक तरीके से अघोषित आपातकाल के तरीके से रहा। हमारे तमाम नेताओं को, आदरणीय मुख्यमंत्री जी को इसलिए गिरफ्तार उनके घर में खुद को कर लिया गया, उनके घर में आदरणीय मुख्यमंत्री जी को खुद हाउस अरेस्ट कर लिया गया क्योंकि उन्होंने सरकार को 9 स्टेडियम देने से मना कर दिया था। जब सरकार कह रही थी कि हमको 9 स्टेडियम दे दीजिए, हम किसानों को उस जेल बना के उसमें रखेंगे। मुख्यमंत्री जी के घर को जेल बना दिया जाता है। उत्तर प्रदेश में हमारे प्रदेश उपाध्यक्ष को, प्रदेश सचिव को, तमाम जिला अध्यक्षों को, लगभग 50 कार्यकर्ताओं को, 50 पदाधिकारियों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। आप बताइए, आज देश के अन्नदाताओं के साथ खड़ा होना क्या गुनाह हो गया है? ये सरकार जो लगातार अपनी छाती पीटती थी, जब कांग्रेस की सरकार होती थी तो ये लोग छाती पीटते थे सदन से लेकर सड़क तक। आज ये लोग किसानों के फर्जी हितैषी बन रहे हैं, उनके पीठ में छुरा भोंकने का काम कर रहे हैं। प्रदीप जी, मैं 30 सेकंड और चाहूंगा। समझ दोबारा से आपके पास आऊंगा। चौधरी दिगंबर सिंह जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, अब आप अपनी बात रख सकते हैं। अभी हमारे गौरव मिश्रा जी ने कहा कि हम सरकार जो है शुरुआत से किसान आंदोलन के प्रति, अगर शुरुआत से इसके आंदोलन के प्रति या किसान के प्रति गंभीर रही होती तो आज 13 दिन से किसान दिल्ली के बॉर्डर पे बैठा हुआ है और किसान पानी में नहाने के बाद, पानी की बौछारें आपकी झेलने के बाद, आपके आंसू गैस के गोले झेलने के बाद तब दिल्ली तक पहुंचा है। आज भी किसान को जगह जगह जनपदों में रोका जा रहा है। भाई, ये किसान संगठन आंदोलन कर रहे हैं, किसान आंदोलन कर रहा है। हम बार बार ये कह रहे हैं कि कोई राजनीतिक व्यक्ति इस मंच का लाभ उठा के राजनीति हम नहीं करने देंगे। हमने कहीं भी जनपदों में जहाँ चक्का जाम रहे, जहाँ बाजार बंद रहे, किसी राजनीतिक व्यक्ति को भाई दिगंबर जी, चौधरी दिगंबर सिंह जी, आपकी जो पवित्र मंशा है उसको मैं दिल से सैल्यूट करता हूं, लेकिन सवाल यह है, अगर कोई समस्या होगी तो क्या राजनीतिक पार्टियां राजनीतिक नहीं करेंगी क्या? तो क्या करेंगी? विपक्ष की राजनीति की पार्टियां, उनको तो राजनीति करना ही है ना। वो भी भारतीय जनता पार्टी भी तो यही ऐसे ही मुद्दे उठा के आई है सत्ता में, तो आपको परहेज क्यों है? कि आप लोग आपकी जो पवित्र मंशा है उसका मैं दिल से स्वागत करता हूं, सैल्यूट करता हूं, लेकिन विपक्ष के नेता अगर राजनीति नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? आपको इनसे इतनी एलर्जी क्यों? अरे आप साहब कहिए ना कि हमको सपोर्ट चाहिए, सारी पार्टी हमको सपोर्ट करें। किसी से नहीं, हमको एलर्जी इसलिए है विपक्ष से कि आज एक राजनीतिक दल जिम्मेदार नहीं है। जो आज विपक्ष में पार्टियां बैठी हैं, जब ये अध्यादेश लाए तब ये विपक्षी पार्टियां कहाँ थी? आज जिस अनुपात, हाँ ये बात आपकी ठीक है कि ठीक है दिगंबर जी, सारी राजनीतिक पार्टियों ने आपके साथ में राजनीति की है, ये आपकी बात ठीक है, बिल्कुल ठीक है, आप ठीक कर रहे हैं। हम आएंगे आपके पास में। गौरव जी का रुख करेंगे। गौरव जी, जी महंगाई के अनुपात में भाव नहीं बढ़ा, समय समय पर किसी ना किसी राजनीतिक दल की सरकारें रही हैं, तो हमारे हिसाब से तो हमको तो हर व्यक्ति ने छला है। भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि हम लागत का 1.5 गुना देंगे, 2022 तक आमदनी दुगनी करेंगे। हमने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया, आज भारतीय जनता पार्टी छलने का काम कर रही है, कल कांग्रेस ने छला, तो हमारा क्या दोष है? हमारा तो निवेदन है सब राजनीतिक लोगों को। मतलब ये ठीक है कि किसान हर समय छला जाता है। ठीक है दिगंबर जी, आप बने रहिए हमारे साथ में, वक्त एक ब्रेक का हो चला है, एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद आएंगे तो गौरव मिश्रा का रुख करेंगे, उनसे तमाम सवाल समझने की कोशिश करेंगे, उनके जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे कि दरअसल जब अब खबर ये आ रही है कि उनकी किसानों की कुछ मांगों पर मांगे मान ली जाएंगी और उसमें संशोधन कर दिया जाएगा, यही काम 2.5 महीने पहले क्यों नहीं कर दिया गया और क्यों नहीं उनकी बातें मान ली गई, जिससे कि किसान इस ठंडक में परेशान ना होता और पानी की बौछारें ना खाता,
इतना उसको दुश्वारियां ना झेलनी पड़ती। और क्यों नहीं, पहले बात मानेगी, चर्चा जारी रखेंगे लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। किसानों के द्वारा अब किया गया भारत बंद जिस तरह की ऐतिहासिक सफलता हुई है, आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। You know it's only a drill, and yet you train like it is the real thing. Because one day, at a second's notice, it will be. One day, you'll come together as an invincible team. And every second you save will be a life saved. The Indian Air Force is looking for an exceptional team. A team that is truly a cut above. Join the Indian Air Force to be a cut above. लम्हे छोटे से ये जिंदगी से भरे, इन्हें हाथों में भर ले और जी ले जरा। मुसाफिरा तू है चला, मुसाफिरा रे। छोटे छोटे लम्हों का अनोखा सफर, कमला पसंद, अनोखा स्वाद। GGS Education Group launches 20% discount on academic fee of courses MBA, BBA, BCA, BFSI and GM, D Pharma, B Pharma. Offers best infrastructure, best transport facility, best academic service and best placement service. Register today to avail 20% discount. Call 9971 496 497 or visit the campus Kanpur Lucknow Highway near Unnao. GGS Education Group. मस्त है, बड़े मस्त है, टेस्ट में भी लज्जत है। बावर्ची की सोया बड़ी, बावर्ची न्यूट्री सोया बड़ी और टेस्ट में बड़े मस्त है। कोरोना संकट काल में के न्यूज इंडिया की देशवासियों से अपील है कि हम जाति धर्म को भूलकर कोरोना को हराने में एक साथ खड़े हों। जरूरतमंदों की मदद करें। कोरोना के खिलाफ जंग में हम अपना योगदान दें। हम सब मिलकर लड़ेंगे और मिलकर जीतेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। किसानों के द्वारा अब किया गया भारत बंद जिस तरह की ऐतिहासिक सफलता हुई है, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और सभी खास मेहमान हमारे साथ में जुड़े हुए हैं और हम सीधे गौरव मिश्रा का रुख करेंगे। गौरव मिश्रा जी, आपसे कई सवाल हैं। सवाल नंबर ये है कि जब संजय द्विवेदी जी फोटो दिखा रहे हैं, 2013 में आप लोग पल पल पर आंदोलन करते थे। सब्जी महंगी हो जाए आंदोलन, स्मृति ईरानी माला पहन के आंदोलन करती थी। गैस महंगी हो जाए आंदोलन, गैस का सिलेंडर लेकर के आंदोलन। पेट्रोल महंगा हो जाए आंदोलन, चूड़ी भिजवा देते थे आप लोग। और डॉलर थोड़ा महंगा, मतलब रुपया सस्ता हो जाए तो मोदी जी कहते थे कि डॉलर कहां जाके गिरेगा, कुएं में क्या पता। तो मतलब विपक्ष को कम से कम राजनीति करने का तो मौका छोड़िए। लोकतंत्र की यही खूबसूरती है कि विपक्ष अपनी भूमिका ईमानदारी से अदा करे और आंदोलन, धरना और भारत बंद, ये सब तो लोकतंत्र का एक हिस्सा है। इसको नकारा नहीं जा सकता। हमारी पार्टी भी लंबे समय तक विपक्ष में रही है और इन्हीं सब प्रक्रियाओं से संघर्ष करके हम आज नहीं, तब फिर आप बार बार ये क्यों करें कि इसको राजनीतिक रूप से हाईजैक किया जा रहा है आंदोलन को? विपक्ष ये सवाल पूछ रहा है आंदोलन के नाम पर, और वहां पे खालिस्तान की मांग उठती है, कनाडा में मांग उठती है, अमेरिका में उठती है, और पाकिस्तान के और खालिस्तान के झंडे उसी आंदोलन में फहराए जाते हैं और सारा नहीं, शाहीन बाग में भी तो उठ रही थी गौरव जी, शाहीन बाग में भी उठ रही थी, तो शाहीन बाग वालों को आपने शामिल क्यों कर लिया? अब वो देशभक्त हो गए,
अरे बराबर शाहीन बाग वालों के आपने पाकिस्तानी कहा, सब 500 रुपए पे आते हैं। आज वो सब आज शाहीन बाग वाले सब देशभक्त हो गए। मतलब आपकी पार्टी में तो देशभक्त है, दूसरी पार्टी में तो राष्ट्र विरोधी है। विपक्ष के ऊपर प्रश्न उठता है और तब हम कहते हैं कि विपक्ष यहाँ पे राजनीति कर रहा है और गलत राजनीति कर रहा है। आप धरना प्रदर्शन करते थे तो सही था। एक एक आदमी बोलिए, गौरव जी की बात पूरी सुन लेते हैं। हाँ गौरव जी। जिनके धरने में स्वयं एक गजेंद्र सिंह नाम के किसान आत्महत्या कर लेते हैं और वही केजरीवाल कहते हैं कि मर गया क्या। तो ऐसे व्यक्ति जब कहते हैं कि हमने जेल नहीं दिया, वो संवैधानिक पद पे रहते हुए, वही सुप्रीम कोर्ट का क्लियर रूलिंग है कि रोड को ब्लॉक नहीं किया जा सकता है। हम वंशराज दुबे नहीं भाई गौरव जी, हम वंशराज दुबे से इसका जवाब लेंगे, लेकिन आप उससे पहले कुछ सवाल आपसे समझने, कुछ उत्तर आपसे चाहिए। सवाल यह है, आज आलू 50 रुपए किलो बिक रहा है और आपने जो दूसरा अमेंडमेंट एक्ट बनाया है उसमें इन सबको फ्री कर दिया है, डीलिमिट कर दिया है और लिखा है कि असाधारण स्थिति में इस पे कानून काम करेगा। ये क्या असाधारण स्थिति नहीं है कि आम आदमी को 50 रुपए किलो आलू खरीदना पड़ रहा है? देश में बड़े बड़े रिफॉर्म हुए अलग अलग सेक्टर में। कृषि में रिफॉर्म की डिमांड बहुत पहले से की जा रही है और यूपीए की सरकारों ने भी इस पर काम करना शुरू किया और आज जो ये हमारी सरकार ने निर्णय लिया है, इस पे कपिल सिब्बल जी का बयान हमारी सरकार ने निर्णय लिया। नहीं, आप सवाल डक कर रहे हैं गौरव मिश्रा जी, आप हमेशा ऐसा नहीं करते हैं, आप सवाल डक कर रहे हैं। सवाल मेरा ये था कि 50 रुपए किलो आलू बिक रहा है, इसका फायदा किसको मिल रहा है? क्या किसानों को मिल रहा है इसका फायदा? बाकी बिचौलिए खा जाते हैं और जो एपीएमसी मंडियां हैं हमारे यहाँ, 7 मंडियां जो पूरे बिचौलिए खा जाते हैं। मैं गौरव मिश्रा जी आपसे ऐसी उम्मीद नहीं करता हूं, मैं आप सीधे जवाब देते हैं और मुझे ये अच्छा लगता है। मैंने 2 सवाल आपसे पूछे, एक जो आपने डिलिमिट किया केंद्र सरकार ने, नहीं मैंने आपसे 2 सीधे सवाल पूछे, सीधे जवाब चाहिए। आपने डिलिमिट किया, तीसरा जो वो बिल बनाया, कानून बनाया, उसमें डिलिमिट किया और कहा कि असाधारण परिस्थितियों में इसका पालन किया जाएगा, मतलब इन पे कंट्रोल किया जाएगा। क्या आज असाधारण स्थितियां नहीं है? सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2, 50 रुपए किलो आलू बिक रहा है, इसका फायदा किसको मिल रहा है? फायदा बिचौलियों को मिला है, इसीलिए तो ये कानून आया है, इसीलिए तो बाजार किसानों के लिए, इसीलिए तो मैं आपकी तारीफ करता हूं कि आप कम से कम सच बोलने की हिम्मत रखते हैं। जी, देश भर के किसानों का उत्पाद खरीदा जा सके। देश की पूरी अर्थव्यवस्था 16 लाख करोड़ की है, आय व्यय देखा जाए तो 30 लाख करोड़ की है। भाई गौरव मिश्रा जी, आपने कमेटी बनाई थी शांता कुमार के नेतृत्व में 2015 में, उसने साफ कर दिया था कि मात्र 6% किसान ही एमएसपी का फायदा लेते हैं, वो भी पंजाब और हरियाणा के, क्योंकि हरित क्रांति का असली फायदा पंजाब और हरियाणा को ही मिला था और वहां पर मंडी की कनेक्टिविटी भी अच्छी है, तो फायदा भी उन्हीं को मिल रहा है। जो है वो पंजाब से ही है और वहां पे जो एपीएमसी मंडियों का जो स्ट्रक्चर है वो बहुत मजबूत है। लगभग 68% देश का जो कृषक उत्पाद है वो अकेले पंजाब और हरियाणा में ही परचेज किया जाता है और एमएसपी पे खरीदा जाता है। बिल्कुल ठीक बात है। लाभ पहुंचे और मंडियों का एक्सेस छोटे किसानों के लिए भी हो। जो 85% किसान मझोला है, सीमांत किसान है, जिसके पास 1 एकड़ 2 एकड़ की खेती है, वो कहां जाएगा? एक आप बड़ी चूंकि साहब गोई से बात करते हैं, एक सवाल और आपसे पूछूंगा, वो समझना चाहूंगा। किसानों के दिल में, बाकी जो कर्मचारी उनके दिल में ये कसक है, आपकी जो पुरानी सरकार थी, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, उसने न्यू पेंशन स्कीम लागू कर दी। वो कर्मचारियों का दर्द आज भी सता रहा है कि विधायक हो, मंत्री हो और सांसद हो, उसको 4 पेंशन मिलती है, कर्मचारियों को पेंशन नहीं मिलती है। ऐसा ही एमएसपी में भी होगा। 10 साल बाद ये किसान सड़कों पर आ जाएंगे, उनमें डर सता रहा है। कांग्रेस के भी यहाँ पे प्रतिनिधि बैठे हुए हैं, केरल से राहुल गांधी जाते हैं, केरल में एपीएमसी नहीं है, वहां खत्म कर दिया गया। ऐसा नहीं है। जब किसानों के लिए बाजार उपलब्ध, खरीदार स्वयं उनके पास जब जाएगा तो स्वाभाविक है उसको बेहतर मूल्य मिलेगा, टेक्नोलॉजी रिफॉर्म भी आएगा। गौरव मिश्रा जी, एक आखिरी सवाल आपसे है। गौरव मिश्रा जी, एक सवाल आपसे और आखिरी सवाल है, फिर चौधरी जी के पास चलेंगे। सवाल यह है, आपको क्या लगता है कि जिस किसान के पास में 1 एकड़ जमीन भी नहीं है,
वो मजदूरी की हालत में वो अब अंबानी अडानी से लड़ पाएगा? एक उदाहरण के तौर पर आपको समझाता हूं। जब ये बड़े बड़े धन्ना सेठ हजारों करोड़ रुपए बैंक का कर्ज लेकर के भाग जाते हैं और कोई उनका कुछ नहीं कर पाता है, लेकिन एक किसान अगर उसने 1 महीने या 2 महीने तक पेमेंट नहीं दिया तो उसकी जमीन को हड़प लेते हैं ये बैंक वाले। आपको लगता है कि ये किसान इतने पावरफुल हैं कि इन बड़े बड़े दिग्गजों से, बड़े बड़े प्लेयर से लड़ पाएंगे? का वातावरण पैदा किया गया है, ऐसा नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पहले से होती चली आ रही है। आज देखिए नेस्ले हो गया या फिर ये जो चिप्स बनाने वाली कंपनियां हैं, तमाम ऐसी कंपनियां हैं जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करा रही हैं, किसानों से उनके उत्पाद ले रहे हैं और बेहतर मूल्य में ले रही हैं। ऐसा नहीं है। ठीक है, और जब वंशराज जी आपके पास भी आता हूं जी। ठीक है गौरव जी, ठीक है, सकता है। ठीक है गौरव जी, आपने ठीक है गौरव जी, आपने बड़ी ईमानदारी से, साफगोई से सारी बात रखी। आप बने रहिए सर, हम आपके पास आएंगे। दिगंबर जैन जी, दिगंबर सिंह जी, आपसे जानना समझना चाहेंगे कि गौरव जी कह रहे हैं कि एमएसपी का पूरा फायदा पंजाब और हरियाणा के किसानों को मिलता है। उनकी कोशिश है, क्योंकि जनता ने सरकार बनाई है, 303 सांसद दिए हैं, तो उनकी ये कोशिश है कि देश भर के किसानों को लाभ मिले, इसीलिए वो एक कानून लाए हैं। समर्थन मूल्य की गारंटी मांग रहे हैं इनसे। भाई कानून आप लाए हो तो इससे तो मंडियां खत्म होगी। एक व्यक्ति मंडी के बाहर बैठ के बिना टैक्स के खरीदारी करेगा और एक व्यक्ति मंडी में बैठ के खरीदारी करेगा। मंडी वाले व्यापारी पे टैक्स लगेगा, मंडी के अंदर जब बेचने जाएंगे। मंडी के बाहर वाले पे टैक्स नहीं लगेगा और वो किसी भी भाव में खरीद सकता है। आज कौन सी पाबंदी थी? आज भी तो खरीदारी हो रही थी। नहीं लगता चौधरी दिगंबर, नहीं, आपको नहीं लगता चौधरी दिगंबर सिंह जी, आपको नहीं लगता कि बाकी देश के किसानों का भी फायदा होना चाहिए या सिर्फ पंजाब और हरियाणा तक इसे सीमित रहना चाहिए? और पूरे देश के अंदर न्यूनतम समर्थन खरीद की गारंटी होनी चाहिए। भाई न्यूनतम समर्थन मूल्य भी वो है। मंडी में किसान जहां चाहे, तो मंडी बना रहे ना, मंडी में किसान जहां चाहे वहां अपना मूल्य, वहां अपना सामान बेच सकता है। यही तो नियम है ना। कानून के आने के बाद मंडी बनाएंगे, जो प्राइवेट प्लेयर मंडी बनाएंगे जी, वो प्राइवेट प्लेयर जो मंडी बनाएंगे, वो मंडी तो बनेगी ना, वहां भी वो किसान अपना सामान बेच सकता है। प्राइवेट प्लेयर से अभी आपने गौरव मिश्रा जी से सवाल भी किया, उसमें एसडीएम फुल अथॉरिटी इन्होंने बनाया। आज किसान को एसडीएम के यहाँ, एक एसडीएम से एक राजनीतिक व्यक्ति से नहीं लड़ पाता किसान। वो राजनीतिक व्यक्ति उसकी जमीन पे कब्जा कर लेता, भूमाफियागिरी करते हैं। वो एसडीएम जो है उस राजनीतिक व्यक्ति के पक्ष में होता है, किसान के पक्ष में खड़ा नहीं दिखाई देता। तो इन बड़े प्लेयर से कैसे लड़ पाएगा प्रदीप जी? बिल्कुल ठीक है, आपकी चिंता जायज है, आपकी चिंता बिल्कुल जायज है, इसीलिए हम सवाल भी खड़े कर रहे हैं। दिगंबर सिंह जी बने रहिए हमारे साथ में। वंशराज दुबे जी, आपके पास आ रहा हूं। गौरव जी का आरोप है और सही आरोप है, वो कह रहे हैं कि भाई कल तक तो वो जा रहे थे सेवादार के रूप में, आज कह रहे हैं कि हमको नजरबंद कर दिया गया। कहां से नजरबंद कर दिया गया? देखिए, बहुत अच्छा सवाल अभी आदरणीय गौरव जी ने कहा। आप देखिए कि किस तरीके से मैं जो लगातार ये बात कह रहा हूं कि आपको बड़े बड़े शब्दों के मायाजाल में देश को और देश के किसानों को, दोनों को भरमाने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। कितने ये लोग सजग है देश के किसानों के प्रति, आप इस बात को देखिए। अभी इन्होंने कहा कि वो तो मात्र पंजाब और हरियाणा किसान है। मैं इनको बताना चाहता हूं कि इस देश में, इस देश की आजादी की लड़ाई में शहीद आजम भगत सिंह जो पंजाब से थे, शहीद उधम सिंह जो पंजाब से थे, लाला लाजपत राय जो पंजाब से थे। बिल्कुल ठीक है प्रदीप जी, प्रदीप ये इनको कंफर्म कर दूं मैं, उस समय जब वो लड़ाई लड़ रहे थे आजादी की, तो पंजाब की आजादी के लिए नहीं, इस देश के लिए आजादी, इस देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। दूसरी चीज आप सुनिए, अभी इन्होंने जो कहा, अनुरोध है आपसे कि यहाँ बैठे हुए तमाम जो दिग्गज लोग हैं, मुझको छोड़ करके, वो सबको इतिहास के बारे में पता है और सब जानते हैं कि पंजाब ने सबसे ज्यादा सेक्रीफाइस किया। तो इतिहास सबको पता है, हम वर्तमान की बात कर लेते हैं। अब ये बता दीजिए मुझे कि जो आप कल तक तो कांग्रेस के जो मुख्यमंत्री हैं पंजाब के, उनका विरोध कर रहे थे इस बिल को लेकर के, और आज अचानक से किसानों के साथ खड़े। नहीं, अचानक से नहीं है, मैं आपको कंफर्म कर दूं, पहले दिन से जब ये बिल जो है अलोकतांत्रिक तरीके से लोकसभा और राज्यसभा में पास हो रहा था,
आम आदमी पार्टी के राज्यसभा के सांसद आदरणीय श्री संजय सिंह जी ने हो हंगामा किया, वहां उनसे माइक टूट गई, तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग उनको अराजक बताने लगे। लेकिन सांसद जी ने, मुझे गर्व है कि सांसद जी ने माइक तोड़ी, इसीलिए तोड़ी थी कि ताकि आज जो है किसानों की हड्डियां तोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है वो ना हो सके। दूसरी चीज अभी गौरव जी ने बहुत साफगोई से सारी बातें कह के निकल गए, लंबे लंबे वादे करके निकल गए। मैं 2-3 चीजें इनसे पूछना चाहूंगा। आप बताइए मुझे कि तीनों बिलों में एमएसपी का आखिरकार 2 लाइन लिखने में भारतीय जनता पार्टी को, सरकार को क्या दिक्कत है? दूसरा सवाल यह है कि इस बिल में जो आपने असीमित भंडारण की छूट दी है, क्या वो उत्तर प्रदेश का, देश का किसान, उसके पास क्षमता है कि अपनी फसल को साल 2 साल रोक सके और इतने बड़े स्तर पर उसका भंडारण कर सके? ये काम कौन करेगा? ये काम वही करेगा जिसने भारतीय जनता पार्टी को चुनाव लड़वाया, यानी अडानी और अंबानी करेगा। जिसने इनके चुनावी खर्चे में मोटा खर्चा किया है वो करेगा। अडानी और अंबानी ज्यादा से ज्यादा माल अपने पास संचित करेगा, अपने पास रखेगा, और जब वो सामान मार्केट में कम हो जाएगा तब उसको बढ़ाए हुए दामों पर बेचेगा। यही काम है। जवाब दे देते हैं गौरव मिश्रा जी। नेट सेल में सवाल यह है कि ये जो बड़े प्लेयर हैं वो क्या करते हैं, सामान को होल्ड कर लेते हैं, और जब किसान की फसल आती है, जैसे इस समय 50 रुपए किलो आलू बिक रहा है, बिचौलिए फायदा उठा रहे हैं, लेकिन जैसे ही किसान की फसल मार्केट में आएगी वो सारा अपना माल मार्केट में झोंक देंगे, तो किसानों को नुकसान हो जाएगा, किसान बर्बाद हो जाएगा, और फिर वो मजबूर करेंगे कि किसान भंडारण की छूट है कि नहीं, पूछिए इनसे। नहीं तो ऐसे में इनका डर सता रहा है, इसके लिए आप क्या कहेंगे गौरव जी? बिंदुओं पर सरकार और किसानों के बीच में वार्ता चल रही है, जिसमें एमएसपी का एक पक्ष है और एमएसपी की गारंटी का एक पक्ष है, भंडारण का भी पक्ष है। मुझे लगता है कि उसमें कोई सकारात्मक जरूर समाधान सरकार निकाल लेगी और दोनों पक्ष मिलकर के निकाल लेंगे। देखिए, एमएसपी की जो गारंटी की बात की जा रही है ना, पूरे देश में एमएसपी के गारंटी पर सभी किसानों से खरीद कर पाना ये असंभव है। अर्थव्यवस्था बर्बाद हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। इसलिए एक्सेस देना, किसानों को एक्सेस देना। सुनिए, पहले पूरी बात सुनिए। 2 लाइन लिखने में क्या हर्ज है, बताइए ना भाई। समझिए, वंशराज दुबे जी कह रहे हैं कि आपको पता होगा, आप तो बढ़िया जानते अर्थशास्त्र के ज्ञाता हैं, कि उस पे बजट पर बहुत भार पड़ता है। अगर एमएसपी पर पूरा सामान खरीदा जाए तो बजट हमारा गड़बड़ा जाएगा। बहुत बढ़िया। एक माचिस की तीली बनाने वाला अपना दाम खुद तय करता है, अपना दाम एक माचिस की तीली वाले बनाने वाला खुद तय करता है। इस देश का प्रधानमंत्री बड़े बड़े 10-10 लाख का सूट पहन सकता है, लेकिन एक किसान जो 6 महीने अपने खेत में पसीना बहाता है इस कड़ाके की ठंड में, वो अपना दाम नहीं तय कर सकता। जवाब सुनिए जी गौरव जी। एमएसपी के नीचे जब मार्केट भाव जाता है तो कुछ राज्य सरकारों ने अपने यहां भावांतर योजनाएं चला रखी हैं, जैसे हरियाणा की सरकार है, उत्तर प्रदेश की सरकार है, मध्य प्रदेश की सरकार है। राज्यों का यह मामला है, वो अलग अलग फसलों के आधार पर वो ये चीज तय कर लेते हैं कि अगर कीमत नीचे जा रही है तो उसके भाव, उसके अंतर को पूरा किया जाए और किसानों को उसको लाभ पहुंचाया जाए। मेरा कहना सिर्फ इतना है कि जो गौरव जी आपका वो म्यूट हो गया, उसको अनम्यूट कर लीजिए। गौरव जी इसको पहले अनम्यूट कर दीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है। टेक्नोलॉजी का चलिए गौरव जी के पास दोबारा चलेंगे, उनकी आवाज हम तक नहीं आ पा रही है। तकनीक जी गौरव जी। और कृषि का क्षेत्र एक बहुत बड़े रोजगार को आमंत्रित करने वाला क्षेत्र है। हमारा युवा इस क्षेत्र में आए, इसके लिए जब तक इसमें बड़ा रिफॉर्म नहीं आएगा तो हमारे युवा इस क्षेत्र में नहीं आएंगे, बल्कि पलायित होती जाएंगे। बड़े बड़े शहरों में पलायन हो रहा है इनका। उनको कृषि की तरफ मोड़ना, फूड एंड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज को और बढ़ाना। ठीक है वंशराज जी। प्रदीप जी एक क्वेश्चन मेरा 20 सेकंड आपके पास है, जल्दी से जी। मैं गौरव जी से एक सवाल, बहुत अच्छा सवाल ये कर रहे हैं, लगातार अपनी चीजों को बहुत बड़े स्तर पर बखान कर रहे हैं सवाल जी। लेकिन प्रदीप जी, मैं आपको याद करना चाहूंगा 2012 में जब भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी और इस देश में उस समय सांसद थे स्वर्गीय अरुण जेटली जी, और उन्होंने सदन में बात कही थी कि कॉन्ट्रैक्ट खेती किस तरीके से हमारे किसानों के लिए हानिकारक है, किस तरीके से उनके गले की फांस बन सकती है। उस समय भारतीय जनता पार्टी किसान कांग्रेस के जो है सीने पर चढ़ के विरोध कर रही थी। आज ये वहां पर बैठ के तारीफ सवाल हम पूछ चुके हैं। ठीक है संजय जी, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं।
सीमंत भंडारण की जो बात आप देख रहे हैं, सीमंत भंडारण जो करने की बात कही गई है, उसका सबसे बड़ा कारण, बहुत विशेष कारण है जी, मैं देश बिकने नहीं दूंगा जी। आज कितनी पीएसयू, कितनी हमारे कारपोरेशन भारतीय जनता इंडिया गवर्नमेंट ने लगाए हैं, और आज बेचने का काम पूरी भारतीय बीपीसीएल से लेके एयरपोर्ट से लेके सबको बेचने का काम कर रही है जी। कौन खरीद रहा है? अरे रिफॉर्म कर रहे हो, कह रहे भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े रिफॉर्म की जरूरत है। रिफॉर्म देश को नहीं है, विकास चक्कर में पड़े हुए हैं, आज मुश्किल लिए पड़ रहे हैं। इसी तरह सीमित भंडारण कौन करेगा? एक छोटा किसान क्या कर पाएगा? ठीक है, इसमें निश्चित है कि जो बड़े ये पूंजीपति मित्र हैं उनके लिए कानून बन रहा है। ठीक है, एक आपने एयरपोर्ट 50 साल के लिए दे दिया, ठीक है, 50 साल 5 साल। अरे भाई आपकी सरकार आएगी, आप कैंसिल कर दीजिए। 50 साल देने क्या मतलब है भाई? लीग पर दिया ना, 50 साल के लिए दे रहे हैं, संजय द्विवेदी जी, जनता आपको चुन के भेजेगी। कितने कानून बन रहे हैं, ठीक है, वो सब पूंजीपतियों के लिए बन रहा है। ठीक है, जितने इनके पूंजीपति मित्र हैं उसका लाभ लें और देश प्राइवेट सेक्टर में हो जाए। ठीक है, पूरा काम ये कर किया जा रहा है। ठीक है, मोहन अहमद साहब आप भी अपनी बात रख लीजिए, फिर हम सीधे चौधरी दिगंबर सिंह जी का रुख करेंगे। इस देश में पूंजीपतियों की सरकार है, उनके हित के लिए हमेशा सोचती है। आप तो वही आरोप लगा रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी आप पर आरोप लगाती थी, मतलब वैसा वर्षा चल रहा है यहाँ तो। नहीं, आप पर यही आरोप लगते थे कि आप भी अंबानी और दूसरे पूंजीपतियों की। बेचा तो नहीं, कम से कम ये तो बेच दे रहे हैं, पूरा देश ही बेचे दे रहे हैं जी। उसको बेचने, मैं सुन रहा हूँ, बेचने का काम किया है। अब एक किसानों का एक बहुत बड़ा वो है कि देश का अन्नदाता, देश की आमदनी, देश का जो अन्न है वो भी महंगा बिके और उसको भी अडानी और अंबानी खाएं, ये योजना बनाई गई है। आखिर आज भी आपके चैनल पे भाई मोहित साहब आपसे मैं एक चीज समझना चाह रहा हूँ। मोहित साहब एक चीज मैं समझना चाह रहा हूँ आपसे। कहा यह जा रहा है आप लोगों ने बड़ी होशियारी से भारतीय जनता पार्टी के हवाले सरकार किया और उनसे सारे अपने काम करवा रहे। जो काम आप नहीं कर पाए, एमएसपी खत्म नहीं कर पाए, वो भारतीय जनता पार्टी से करवा रहे हैं। नोटबंदी आप नहीं कर पाए, जीएसटी आप नहीं कर पाए, वो सब भारतीय जनता पार्टी से करवा रहे हैं, जिससे कि जनता में नाराजगी हो और फिर माफ करिएगा जनता आपको ही चुने। तो रखा था, ब्लूप्रिंट बनाया था, उसी ब्लूप्रिंट पर ये भाजपा सरकार चलती तो कांग्रेस तो आपने भी था, तो बनाया तो आपने भी था, ब्लूप्रिंट तो आपने बनाया था, जीएसटी आपकी थी, आधार कार्ड आपका था, 12% टैक्स लगाने का था। ये थी ना आपके पास में थोड़े, अरे थी ना आपके पास में, थोड़े रिफॉर्म के साथ उन्होंने उसको इम्प्लीमेंट किया। सारी चीजें वो आपकी बनाई हुई कर रहे हैं, इस चीज पर आप लगा रहे हैं। नंबर 1, नंबर 2 जो सबसे बड़ी बात है कि अगर ये किसानों के हित में काम करते तो कांग्रेस बिल्कुल सपोर्ट करती। कांग्रेस ने तो इनको तो अरे आपको कह रहे हैं भारतीय जनता, अरे आपको कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी कह रहे हैं आपको सपोर्ट की जरूरत नहीं है, आपको हमने सपोर्ट के लायक नहीं छोड़ा। इनको ये अपने नेता स्वर्गीय श्रीमती सुषमा स्वराज का भाषण सुना दीजिए गौरव मिश्रा जी को। नहीं वो तो भाषण सारे सुने, नहीं वो तो भाषण सारे सुने हैं, राजनाथ सिंह जी का भी भाषण सुने, स्मृति ईरानी का भी सुना है और सुषमा स्वराज जी का भी सुना, सबका भाषण सुना है। ठीक है मोहित साहब आ रहा हूं आपके पास दोबारा से जी। आ रहा हूँ संजय जी, अरे मैं सब किसान नेता भी मौजूद है, उनको भी सुन लेते हैं ना, जरा रुकिए। चौधरी दिगंबर सिंह जी आपके पास पूरी छूट है, आप गौरव मिश्रा जी से जो भी चाहे सवाल कर सकते हैं, ये मंच अब आपके हवाले है कि किसान ही राजनीति का शिकार होता है। हर बार सत्ताएं तो आती रहेंगी जाती रहेंगी। भाई अभी गौरव मिश्रा जी ये कह रहे थे कि देश के किसान की एमएसपी पे खरीद होना संभव नहीं। हाँ, ये देश के किसान के लिए ही क्यों प्रतिबंध है? भाई देश का किसान इस देश का पेट भरता है। आज सबसे ज्यादा हालत खराब अगर किसी की है तो देश के किसान की है,
कभी कहा जाता था उत्तम खेती मध्यम वान, अधम चाकरी और भीख निदान। ये बुजुर्ग हमारे कहते थे। आज कोई भी किसान अपने बेटे को खेती नहीं कराना चाहता। आखिर क्यों? खेती ही घाटे का सौदा क्यों बनते जा रही है लगातार? बताइए भाई मेरा गौरव तो मिश्रा ये जी। सवाल है। बताइए भाई गौरव मिश्रा जी, सवाल पूछ लीजिए भाई। चौधरी दिगंबर सिंह जी, आप छोटे छोटे सवाल पूछ सकते हैं सबसे। जी गौरव जी। खोजे, इसके लिए ही बीज से बाजार तक का नारा माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया, और सॉइल हेल्थ कार्ड से लेकर के मंडियों तक, बिक्री तक एक बड़ा रिफॉर्म लाया। माइक्रो इरिगेशन से लेकर के, चाहे वो किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा बढ़ाने की बात हो, कृषि लोन 8 लाख से 12 लाख करोड़ तक करने की बात हो, किसान सम्मान निधि देने की बात हो। आप देखिए 2014 के बाद कृषि के क्षेत्र में माननीय प्रधानमंत्री जी ईमानदारी, जैसे 2 करोड़ नौकरी मिल रही, 15 लाख रुपया मिल गया है। जवाब लेने दीजिए भाई द्विवेदी जी। जी यही रुकिए आप रुकिए 1 मिनट। आपने काला धन वापस आ गया है। सॉयल हेल्थ कार्ड, मैं भी किसान हूँ, मेरे खेत से कोई मिट्टी लेके नहीं गया और मेरे घर कार्ड बन के आ गया। ये सॉयल हेल्थ कार्ड इतना बड़ा घोटाला है, जितना बड़ा घोटाला राफेल में नहीं होगा। कांग्रेस पंजाब में भ्रष्ट तंत्र काम कर रहा होगा तो उसके लिए हम तो दोषी है, हमारी सरकार दोषी नहीं है। वहाँ पंजाब सरकार की जिम्मेदारी है ये चौधरी जी। पंजाब सरकार का भ्रष्ट तंत्र है, उसको जिम्मेदार ठहराइए, कैप्टन अमरिंदर सिंह को जिम्मेदार। और उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में जो धान की फसल पे किसान ने ट्रैक्टर चला दिया था क्योंकि उसको एमएसपी नहीं मिल रही थी, उस पे कौन बोलेगा? गौरव जी, उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार है जहां पे किसान अपने खड़ी फसल पे ट्रैक्टर चला देता है, उसको मिट्टी में मिला देता है? चौधरी जी वो बंद है, पहले आपको जानकारी के लिए बता दूं। किसान सम्मान निधि के नहीं, आप सुनिए तो भाई। चौधरी दिगंबर सिंह जी, चौधरी दिगंबर सिंह जी, आप चौधरी दिगंबर सिंह जी सवाल सुनिए। दिगंबर सिंह जी सवाल सुन लीजिए। दिगंबर सिंह जी सवाल सुन लीजिए। सवाल यह है, मैंने मंच आपके हवाले किया है, आपने भारतीय जनता पार्टी के नेता से सवाल पूछ लिया, विपक्ष में इससे भी सवाल पूछ सकते हैं आप। केवल विपक्षी पार्टियां भी सत्ता में थी, किसान को तो तब भी उसकी फसल का दाम नहीं मिला। आज जो किसान लगातार पिटता चला गया, भाई सन 67 को आधार वर्ष मान के अगर किसान की फसलों के दाम बढ़े होते तो आज किसान के हालात ये ना होते। और विपक्ष से भी हमारा यही कहना है कि सत्ता में आने के लिए राजनीति किसान के नाम पे ना करो, केवल काम करने का प्रयास करो। किसान का जो सहयोग कर रहे हैं उनका धन्यवाद, और नहीं तो विपक्ष भी बिल्कुल गौन है। आज तक विपक्ष ने कोई आंदोलन किसान के किया। ठीक है दिगंबर सिंह जी, ठीक है दिगंबर सिंह जी, वंशराज दुबे जी आपका फाइनल कमेंट। देखिए ऐसा है कि अभी बहुत अच्छा इन्होंने कहा कि विपक्ष ने भी आज कहीं न कहीं ठगने का काम किया, और बहुत दुखद है प्रदीप जी, बहुत दुखद है कि आज लगभग 73-74 सालों के बावजूद आज देश का किसान जो है लगातार कर्मचारियों के 7वां वेतन, 8वां वेतन, 9वां वेतन लग जाता है। सांसद विधायक अपनी तनख्वाह बढ़ा लेता है, उसको तमाम तरीके की छूट मिलने लगती है, उनकी बीमा हो जाता है, लेकिन देश के किसानों के लिए आज तक किसी सरकार ने नहीं सोचा। मैं फिर से कहूंगा कि कांग्रेस बीजेपी भाई भाई और देश बेच के खाई मलाई। लेकिन एक दो सवाल है, एक दो सवाल है, छोटा सा सवाल, फाइनल कमेंट, समय समाप्त हो गया। मैं फाइनल कमेंट देता हूं। जी जी, मैं फाइनल कमेंट, समय समाप्त हो गया, आपकी बात, आपका टाइम पूरा हो गया संजय द्विवेदी जी। गौरव जी आपसे निवेदन ये है कि देश के अन्नदाताओं को जो आपने 13 रातें इस खुले आसमान के नीचे कटाई है, ये अन्नदाता आपकी सत्ता को उखाड़ के फेंकने का काम करेगा, ये अन्नदाता आपको माफ नहीं करेगा। ठीक है संजय द्विवेदी जी आपका फाइनल कमेंट। गौरव जी आ रहा हूं आपके पास। के जितने मंत्री हैं, नेता हैं, अहंकार छोड़कर दिग्भ्रमित ना करें। जो जिनकी मांगे हैं उसमें विपक्ष जब इनसे वार्ता चल रही है तो मांगे पता है इनको, उनकी मांग, काला कानून वापस होना चाहिए और नया कानून जो हित में हो उसको बनाना चाहिए। ये बार बार जो दोष विपक्ष को दिया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी नेताओं द्वारा, ये दोष देना बंद करें और देश हित में काम करने के लिए आगे बढ़ें। ठीक है गौरव जी आपका फाइनल कमेंट। भारत की जो कृषि है बहुत महंगी है, अपेक्षाकृत विकसित देशों में यही गेहूं, यही गन्ना, यही चीनी काफी सस्ती है। ऐसी परिस्थिति में भारत में जो ये रिफॉर्म आ रहे हैं, भारत की कृषि को मजबूत करने के लिए आ रहे हैं, भारत के कृषि में नई नई तकनीक और नए संभावनाओं को, नए रोजगार को सृजन करने के लिए आ रहे हैं, तो कम से कम ये जो तीनों एक्ट आए हैं बहुत बड़े एक्ट हैं,
और भारतीय कृषि में एक मील का पत्थर साबित होंगे। हाँ, कुछ जो किसानों के भ्रम है, उस भ्रम को निश्चित रूप से भारत की सरकार माननीय मोदी जी और अमित शाह जी के वार्ता के बाद उनकी जो 13 दिन में भ्रम दूर नहीं कर पा रहे हैं, 13 दिन में भ्रम दूर नहीं कर पा रहे हैं, आपके सहयोगी उनको क्या भ्रम है? आपने नेताओं को नहीं समझा। जी सबकी बात हो गई, बात कर रहे हैं आप, फाइनल कमेंट सुन लीजिए। ठीक है गौरव जी, कंप्लीट कर लीजिए अपनी बात। जी जल्दी से। मैं यही कह रहा था कि ये तीनों एक्ट जो है, इसमें जो भी भ्रांतियां हैं, जो भ्रम है, जो भय है किसानों का, वो हमारी सरकार दूर करेगी, लेकिन विपक्ष का भय नहीं दूर करेगी, विपक्ष का भ्रम नहीं दूर करेगी, लेकिन किसानों का भ्रम जरूर दूर करेगी। और देखिएगा, ये बहुत मील का पत्थर साबित होंगे कृषि सुधारों में और कृषि विकास में भारत में। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो एक और भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि ये रिफॉर्म्स देश में मील का पत्थर साबित होंगे, तो दूसरी ओर किसान और तमाम विपक्षी नेता, 24 विपक्षी नेता पार्टियां, राजनीतिक पार्टियां कह रही कि ये किसानों के लिए बहुत ही अहितकर है, ये किसानों का जीवन बर्बाद कर देंगी, इसलिए इस कानून को, काले कानून को वापस लिया जाना चाहिए। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी शायद तैयार है, क्योंकि अमित शाह से मीटिंग चल रही है राकेश टिकैत के नेतृत्व में 14 किसानों के साथ में, उम्मीद वहां भी है। और कल सुबह 9:30 बजे कैबिनेट की बैठक है, मोदी जी कैबिनेट की बैठक करेंगे, वहां भी कुछ उम्मीद है। और उसके बाद दिन में किसान नेताओं के साथ में बैठक होगी। उम्मीद कर सकते हैं कि कल का दिन शायद कोई अच्छी खबर लेके आए। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, आप हमें दीजिए इजाजत और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज इंडिया।